हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश आगामी परीक्षा के लिए जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो आपका पेपर 23 अगस्त से स्टार्ट है और 31 अगस्त तक चलेगा, तो उसका जो मॉडल पेपर जीके और जीएस का है, आज हमारा कौन सा होगा? 15 नंबर का ये क्या होगा आपका मॉडल पेपर होने वाला है, जिसमें 38 क्वेश्चन आपको लिए देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, आज पहला क्वेश्चन है आपका है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976, 25 नवंबर 1977। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा 25 नवंबर 1974। ठीक है। अब देखिएगा, अब बात करते हैं वो वन की लेकर। तो उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो प्रतिशत की बात करते हैं तो ये 6.88% है। ठीक है। जबकि आपका वन और जो वृक्षा आवरण है उन सबको अगर एक में मिला दिया जाए, यानी कि वन और वृक्षावरण इन दोनों को मिला दिया जाए तो फिर ये डाटा निकल के आएगा 9.01%। ठीक है। यानी कि यूपी में फॉरेस्ट एरिया काफ़ी कम है। ठीक है। सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया यूपी के किस ज़िले में है? तो हो जाएगा सोनभद्र में। कहाँ हो जाएगा? सोनभद्र में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? श्रीमती फातिमा बीबी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुजाता कृपलानी या श्रीमती दुर्गा बनर्जी? तो हालांकि इसमें आपका आंसर तो सही है, कौन? श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये यूपी की ये सीएम बनी थी और इनका जो कार्यकाल जो रहा था वो 1963 से लेकर 1967 के बीच में रहा। ठीक है। तो ये कह सकते हो कि भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम कौन है? सुचेता कृपलानी है। और ये देखा जाए तो यूपी की चौथी सीएम थी ये। यूपी की किस नंबर की? तो चौथी सीएम। और जो कि महिलाओं की कैटेगरी में किस नंबर पे आएंगे? तो आएंगे प्रथम पर। ठीक है। महिलाओं के रूप में प्रथम। ठीक है। महिलाओं के रूप में प्रथम और ऑल ओवर सीएम की रैंकिंग देखी जाए तो उसमें चौथे नंबर पे आएंगे। ठीक है। तो जो सुचेता कृपलानी है, इनके पति का नाम आपने सुना होगा। इनके पति का नाम क्या था? वो था जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। ये दोनों अगर देखा जाए तो जेबी कृपलानी और सुचेता कृपलानी ये दोनों अलग अलग पार्टी के थे। अलग अलग पार्टी के थे। तो ये जो सुचेता कृपलानी है, अपने विरोधी पार्टी के सदस्य जेपी कृपलानी से क्या किया था? विवाह किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखो, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा तो फिर ये कितना हो जाएगा? तो फिर ये चौथा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। क्योंकि अगर क्षेत्रफल में हम देखते हैं भारत में, तो पहला राज्य कौन सा है आपका? राजस्थान है भाई। सबसे बड़ा राज्य तो यही है क्षेत्रफल में। फिर इसके बाद में कौन है? इसके बाद में आपका मध्य प्रदेश है। इसके बाद में महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। और फिर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये क्रम लगेगा इस तरीके से। ठीक है। अब देखिएगा, सवाल ये भी होगा कि यूपी का क्षेत्रफल है कितना? यूपी का क्षेत्रफल है कितना? तो आपको बताना होगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जो
भारत के क्षेत्रफल का कितना है 7.33%। ठीक है, इतना है क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला अगर पूछे, सबसे बड़ा जिला अगर पूछे क्षेत्रफल में यूपी का, तो वो हो जाएगा कौन सा, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा पूछे तो हो जाएगा कौन सा, हापुड़। कौन सा हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। सत्यजीत राय, सी राजगोपालाचारी, मदर टेरेसा, सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन। देखिएगा जब सीवी रमन और इन सब में देखा जाए तो अगर देखा जाए ऑप्शन हो तो फिर किसे दिया गया था, तो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। ठीक है, देखो भारत रत्न जो पुरस्कार है ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 1954 में। कब हुआ, 1954 में स्टार्ट हुआ। भारत रत्न, ठीक है, पहली बार कब, 1954 में दिया गया। 1954 में दिया गया। ठीक है, कितने लोगों को, 3 लोगों को दिया गया। ठीक है, लेकिन इन 3 लोगों का अगर क्रम ध्यान रखेंगे, हालांकि दिया 1954 में तीनों लोगों को गया था, लेकिन पहले किसे मिला, सेकंड, थर्ड, ऐसे किसे मिला। देखो जब ऐसी बात हो तो फिर आप बताना है। तो पहले मिला था किसे, पहले मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, जो कि ये पीएसएससी के देखा जाए शिक्षक थे। फिर सेकंड नंबर पे किसे दिया गया, वो दिया गया सी राजगोपालाचारी को, गोपालाचारी को दिया गया। और फिर थर्ड नंबर पर दिया गया किसे, तो सी वी रमन को दिया गया। ठीक है, इनको दिया गया। तो मान लो अगर इन तीनों लोग ऑप्शन हैं तो पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर सेकंड नंबर पर इनको। तो ऑप्शन में देखो इस ऑप्शन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी राजगोपालाचारी सही हो जाएगा। अगर ये भी ना होते, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ना होते, तो फिर सी वी रमन हो जाता। ठीक है, 3 लोगों को दिया गया, 1954 में ही दिया गया। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखिएगा। भारत रत्न, अच्छा एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो भी व्यक्ति होते हैं, भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो भी व्यक्ति होते हैं, उनको अगर वरीयता क्रम में देखा जाए तो वो 8वें नंबर के व्यक्ति होते हैं भारत में। किस नंबर के, 8वें नंबर के होते हैं वरीयता क्रम में। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है। वर्षा का, वायु की गति का, वृक्षों की संख्या का, या फिर आर्द्रता का। तो आप बताएं किसका नहीं होगा। भाई किसी क्षेत्र की अगर औसत जलवायु, अगर वहाँ की जलवायु क्लाइमेट जानना है तो उसके लिए क्या कारक नहीं होगा जिससे उसे पता चले। तो देखिए वर्षा भाई अगर हो रहा है तो जलवायु पता चलेगा, वायु की गति क्या है तो भी चलेगा, आर्द्रता क्या है तो भी पता चलेगा। लेकिन वृक्षों की संख्या ये डिसाइड नहीं करेगा कि हाँ कि किस क्षेत्र का जलवायु क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, तो वृक्षों की संख्या ये डिसाइड नहीं करेगा। अगर देखिएगा भारत में नदी पर बना सेतु सबसे लंबा पुल कौन सा है। गोदावरी सेतु गोदावरी नदी पर, विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर, नेहरू सेतु सोन नदी पर, महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। ठीक है, तो हालांकि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर कौन सही होगा, महात्मा गांधी सेतु सही हो जाएगा। गंगा नदी पर है और है कहाँ पर, किस राज्य में है, तो राज्य हो जाएगा कौन सा, बिहार। कौन सा हो जाएगा, बिहार। लेकिन ध्यान रखिएगा वर्तमान की स्थिति की बात करें तो फिर ये सबसे लंबा नदी पुल नहीं है। अब हो गया ढोला सादिया पुल, जिसे हम लोग कहते हैं भूपेन हजारिका पुल कहते हैं। ठीक है, तो अगर आवाज की वर्तमान की बात करें, देखिए वर्तमान में सबसे
लंबा नदी पुल कौन है, तो आपको बताना है उसका नाम है भूपेन हजारिका, या फिर इसे कहते हैं हम लोग ढोला सादिया पुल। ठीक है, ढोला सादिया पुल कहते हैं। ठीक है, ढोला सादिया क्या बोलेंगे, पुल कहेंगे। इसकी जो लंबाई है ना, कुल लंबाई वो है 9.15 किलोमीटर। और ये किस नदी पे है, तो ये है लोहित नदी पर, लोहित नदी पर। जो लोहित नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये जो पुल है ये किसको जोड़ता है, ये जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा किसको, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्यों, अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ता है ढोला, तो अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, असम से, असम के कौन सा, सादिया से। जोड़ता है। ठीक है, जोड़ता है। तो वर्तमान में ये बन चुका है। ठीक है, ढोला सादिया पुल, भूपेन हजारिका पुल, जिसका नाम देते हैं हम लोग। अब ये सबसे लंबा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को, 8 मार्च को, 8 जुलाई को, या 8 जून को। ठीक है, तो इसमें क्या सही होगा, कब मनाया जाएगा, तो मनाया जाएगा 8 मार्च को। कब मनाया जाएगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब बात करेंगे राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस अगर सवाल हो तो जब राष्ट्रीय महिला दिवस की हम लोग बात करेंगे तो ये कब मनाया जाएगा, 13 फरवरी को। कब मनाया जाएगा, 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना सरोजनी नायडू की जयंती है। सरोजनी नायडू की जयंती पर। वैसे 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखो कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं कब, 13 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अच्छा, कुछ नए दिवसों की अगर बात कर लें तो ज़रा आप ध्यान रखिएगा। कुछ नए दिवसों की बात कर लेंगे तो देखिएगा, जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये आ जाए तो बताना, आपको बताना ये 16 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, एक है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस की अगर बात करेंगे तो एक मनाएगा 7 अगस्त को मनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए आपसे, एक है आपका है वीर बाल दिवस। ठीक है, वीर बाल दिवस की बात करें तो कब मनाया जाएगा, 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को। ठीक है, और राष्ट्रीय विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को। देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या झारखंड। ठीक है, झारखंड। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो वे कर्नाटक है। क्यों, कर्नाटक में देखोगे आप 2 खान यहाँ पे है, एक कौन सा, कोलार की खान, कोलार खान भाई सोने की खान है। ठीक है, और एक है हट्टी की खान। ठीक है, कौन सी है, हट्टी खान। तो ये दोनों खाने क्या हैं, सोने की खाने हैं। कहाँ पे हैं, कर्नाटक में है। तो भाई 90% से ज़्यादा सोना तो यहीं पे निकाला जाता है, उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे, कर्नाटक में ही किया जाता है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं
तो छत्तीसगढ़ में एक बैलाडेला की खान है, सुना होगा बैलाडेला की खान, जो कि लोहे की खान है। झारखंड में कई सारी खानें हैं, जैसे झारखंड में आप देखेंगे एक मिलेगा यहाँ पे जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा की खान। तो जादूगोड़ा की खान किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के लिए फेमस है। फिर झारखंड में देखेंगे तो एक कोडरमा की खान है, कोडरमा, कोडरमा की खान है। ये किसके लिए फेमस है? ये है अभ्रक के लिए, माइका। अभ्रक मतलब माइका, ठीक है, माइका के लिए। यहाँ पे देखेंगे एक आपको क्या है, झरिया की खान है। कौन है? झरिया खान। तो झरिया खान फेमस किसके लिए? कोयला के उत्पादन के लिए। किसके लिए? कोयला के उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। बाकी बोकारो भी कोयला के लिए यहाँ पे फेमस है, ठीक है। तो इन सबको ध्यान रखना। आगे चलिए, अगला है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सी है? तो ये देखो किसी कह रहा है, कृषि की बात कर रहा है ना। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय स्थापित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सी है? क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है? क्या ICAR है? क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? क्या राज्य व्यापार निगम है? क्या नाबार्ड है? ठीक है। तो अब देखो इसके लिए भाई कृषि के लिए बड़ा बैंक कौन सा है? ठीक है, तो देखो वो कौन सा हो जाएगा? नाबार्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। नाबार्ड का अगर देखा जाए मुख्यालय तो मुंबई में होगा, लेकिन इसको ध्यान रखना किसको किसको शिवरमन समिति के सिफारिश पर, ठीक है, सिफारिश पर इसको लाया गया था। नाबार्ड जो है, नाबार्ड है ना, ये कृषि क्षेत्र का क्या सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा ये बैंक है। तो ये जो वाणिज्यिक बैंकें होती ना, इनको क्या देता है? इनको ये देता है, लोन देता है, और फिर जो वाणिज्यिक बैंकें वो किसानों को लोन देती हैं। जैसे आपने सुना होगा खासकर एक किसान क्रेडिट कार्ड जो है, या फिर जो ग्रीन कार्ड जिसे बोलते हैं आप, वो नाबार्ड का ही एक है, एक योजना है। तो ये हो जाएगा नाबार्ड, ठीक है। इसका पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने शासन स्थापित किया था? सेन वंश ने, गौड़ वंश ने, इलियास वंश ने, या फिर गणेश वंश ने? तो देखो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेन वंश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सेन वंश, ठीक है। तो पाल वंश की स्थापना श्री गोपाल ने किया था बंगाल में, ठीक है। किसने किया था? गोपाल ने किया था। अब आगे चल के देखोगे तो धर्मपाल इसी में आते हैं ना, धर्मपाल, ठीक है। अगला है सारे जहां से अच्छा, इस प्रसिद्ध गाने की रचना किसने की है? जयदेव, मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो ये रचना किसकी है? ये रचना है मोहम्मद इकबाल की है। किसकी? मोहम्मद इकबाल की है, ठीक है। जयदेव की बात करें, इनकी एक रचना सुना होगा आपने, गीत गोविंद। कौन सी? गीत गोविंद, ये इनकी रचना है, ठीक है। मोहम्मद इकबाल, इनकी एक पुस्तक है ना, बंग ए दर्रा, बंग ए दर्रा, उसी में ये सारे जहाँ से अच्छा लिखा होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की कई सारी रचनाएं आपने सुन रखा होगा। इनकी क्या है? एक तो गीतांजलि है, जिसके लिए साहित्य का नोबेल मिला था, गीतांजलि है। गोरा इनका है। इसके अलावा विसर्जन भी है। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक आपकी है गार्डनर, फिर इसके अलावा इनकी एक पुस्तक आपने सुना का हंगरी स्टोन, ठीक है। तो इसके अलावा पोस्ट ऑफिस,
पोस्ट ऑफिस, तो इनकी रचनाएं हो जाती हैं सारी। यहाँ की बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो इनकी एक रचना कौन सी है, वंदे मातरम, ठीक है। एक है दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी, ये इनकी रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? टी.एस. इलियट, प्लेटो, जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय। तो ये तो भाई फेमस सवाल है। रिपब्लिक यानी कि गणराज्य किसका है? तो प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो का है ये पुस्तक, ठीक है। ऐसे और भी फेमस पुस्तकों की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे आपने सुन रखा होगा एक पुस्तक द प्रिंस, सुना है क्या? द प्रिंस एक पुस्तक है, ये किसकी है? ये मैकियावेली की है, मैकियावेली की है पुस्तक है। किसकी है? मैकियावेली की है, ठीक है। एक आपने शायद दास कैपिटल सुना होगा, दास कैपिटल। श्रीलंका द्वीप को पहले कहा जाता था मेडागास्कर, तस्मानिया, सिलोन, या इनमें से कोई नहीं। देखो श्रीलंका को पहले हम लोग कहते हैं ना सिलोन द्वीप कहते थे। क्या कहते थे? पहले इसे हम लोग कहते थे सिलोन द्वीप कहते थे। और उसके अलावा अगर ये देखा जाए तो जो मेडागास्कर को पहले हम लोग मालागासी कहते थे। क्या कहते थे? मालागासी। इसका भी पुराना नाम क्या है? इसका भी है मालागासी द्वीप पहले कहते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? मालागासी कहते थे। श्रीलंका को पहले सिलोन कहते थे। क्या कहते थे? सिलोन कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर बिहार में है, या फिर बिहार में है। अब देखो उत्तर प्रदेश की बात आ गई ना, तो ये कहाँ पे है? ये है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है ना, ये पीलीभीत जिले में, पीलीभीत जिले में, ये यहाँ पे पीलीभीत जिले में है। अब इसी फुलहर झील से अब देखते हो तो एक नदी निकलती है, कौन सी? गोमती। गोमती नदी का क्या है? उद्गम है। गोमती नदी का क्या है? उद्गम है फुलहर झील से। कहाँ से है? फुलहर झील से होती है। आप देखें गोमती नदी किनारे आपका लखनऊ भी है, उसके अलावा आप देखेंगे तो सुल्तानपुर भी है। कौन सा? सुल्तानपुर भी है, ठीक है। ये गोमती नदी किनारे ही स्थित है, ठीक। अच्छा यूपी में देखो और झीलें भी हैं क्या? और झीलें, चलो ठीक है। एक आपने पढ़ा का होगा सूर सरोवर झील, पढ़ा है उन्हें? सूर सरोवर झील। तो सूर सरोवर झील कहाँ पे है? तो कहेंगे आगरा में है, आगरा में। हालांकि इसको कीथम झील भी कहते हैं। इसको एक अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है कीथम। कीथम झील भी इसका एक अन्य नामों में काउंट होता है, पहला। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपको हो जाएगा यहाँ पे मोती झील। कौन सा है? मोती झील। तो मोती झील कहाँ पे है? तो ये है कानपुर में। कहाँ हो जाएगा? कानपुर में हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिएगा, एक है औंधी ताल या औंधी झील भी बोलते हैं, औंधी ताल। ये कहाँ पे है? ये है वाराणसी में। ये कहाँ पे है? वाराणसी में है, ठीक है। एक है चित्तौरा झील, प्राकृतिक झील है हालांकि ये। चित्तौरा झील ये है कहाँ पे? ये है बहराइच में। कहाँ पे है? बहराइच में, ठीक है। तो इन कुछ झीलों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? जो आपके राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ये आपका क्या है? उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। हालांकि अगर मैं देखूँ तो उत्तर प्रदेश में
जो आपके एक्सप्रेसवे हैं, एक्सप्रेसवे भी क्या है, सर्वाधिक है, क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी क्या है, अधिक है। हालांकि अधिक मतलब ये कि यहाँ पे 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं राज्यों में। ठीक है, यूपी में तो सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक हो जाते हैं। ठीक है, 5 हैं तो ठीक। उसके अलावा देखो यूपी में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो थोड़ा सा इसका क्वेश्चन विवादित बन जाता है। ठीक है, कहीं कुछ लिखा होता है कि उत्तर प्रदेश में जो नेशनल हाईवे है, कौन सी नेशनल हाईवे की लंबाई सबसे अधिक है। ठीक है, तो कहीं 19 देता है, कहीं 2 देता है। ठीक है, चलो तो ये आपको ध्यान रखना है, राजमार्गों की लंबाई यूपी में क्या है, अधिक है। रामपुर जो भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव बना है, वो कहाँ स्थित है? एमपी, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो भाई अब रामपुर की बात करेंगे तो रामपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो जो रामपुर आपने सुना होगा, जो आपका ज़िला है रामपुर जिला, तो रामपुर जिला आपने भी पढ़ा कि ये चाकुओं के लिए फेमस है। वैसे रामपुर को हम लोग नवाबों का शहर भी कहते हैं। अगर जो आपका लखनऊ ना दिया हो ऑप्शन में कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो फिर आप रामपुर को लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे जैसे आप कहते हैं ना नाथ नगरी, तो नाथ नगरी तो हम लोग बनारस को कहते हैं, लेकिन अगर नाथ नगरी बनारस ना दिया हो तो फिर नाथ नगरी फिर हम लोग बरेली को भी कहते हैं। ठीक है, बरेली भी को भी कहते हैं। तो रामपुर ध्यान रखिए ना रामपुर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा समझते हो, परमाणु ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा मतलब परमाणु ऊर्जा। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी। ओबरा, पनकी, नरौरा या हरदुआगंज। तो ये कौन सा है आपका है? तो नरौरा। नरौरा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका बुलंद शहर जिला है वहाँ पे। ठीक है, गंगा के किनारे भैया, गंगा नदी तट पर। अब ये जो परियोजना जो स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 1991-1992 में ये परियोजना स्टार्ट हुई थी। कौन सी? नरौरा। तो हमारे यूपी में एकमात्र ही क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो कि कहाँ लगा है? बुलंद शहर में लगा हुआ है। ठीक है, बुलंद शहर में लगा हुआ है। अब वैसे तो देखा तो अच्छा, ये जो हरदुआगंज ये क्या है? ताप विद्युत केंद्र है। ये क्या है? ये है ताप विद्युत केंद्र। और कहाँ पे ये है? ये है अलीगढ़ में। कहाँ पे है ये? अलीगढ़ में। तो हमारा यूपी का पहला विद्युत ताप केंद्र कौन सा है? ये हरदुआगंज है। बाद में देखोगे रूस के सहयोग से जीर्णोद्धार भी किया जाता है। पनकी कानपुर में है। पनकी विद्युत केंद्र कहाँ पे है? कानपुर में है। ओबरा कहाँ पे है? ओबरा सोनभद्र में है। तो ओबरा हालांकि जल विद्युत केंद्र भी है और ताप विद्युत केंद्र भी है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखना। जैसे भारत में और भी सारे परमाणु ऊर्जा केंद्र है कि नहीं है? जैसे कैगा कर्नाटक में, रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, कुडनकुलम और कल्पक्कम ये कहाँ पे? तमिलनाडु में है। इसके अलावा देखो काकरापार गुजरात में है। ठीक है, तारापुर, जैतापुर ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। 1837 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिपरिषद में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? गोविंद वल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई, कैलाशनाथ काटजू, मोहम्मद इब्राहिम। तो ये वित्त विभाग सौंपा गया था इनको, रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? प्लासी का पड़ता कहाँ पे? प्लासी पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है,
तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए 1757, 1782, 1748, 1764, तो ये कौन है? तो भाई ये है 1757। कब? 23 जून। कब? तो 23 जून 1757 को लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो जो प्लासी का युद्ध है तो भाई प्लासी का जो युद्ध है, ये जगह कहाँ पड़ता है प्लासी? तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ये युद्ध हुआ था किसके बीच में? देखो, ये युद्ध हुआ था अंग्रेजों की तरफ से। कौन था? अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। कौन सा था? रॉबर्ट क्लाइव। और इस साइड में कौन था? तो बंगाल का शासक था, बंगाल के नवाब। कौन? तो सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये था। ठीक है, और इसका जो सेनापति था, इसका सेनापति था कौन? तो मीर जाफ़र। मीर जाफ़र था। ठीक है, तो मीर जाफ़र ने क्या दे दिया? धोखा दे दिया। धोखा दे दिया। तो जब धोखा दिया तो जाहिर सी बात है कि जब सेनापति ही धोखा दे देगा युद्ध में, तो ये तो निश्चित है कि युद्ध तो हारना ही है इनको। युद्ध हार गए। ठीक है, ये युद्ध हार गए और अंग्रेज क्या हो गए? जीत गए। तो अंग्रेज़ों की एक मतलब कह सकते हैं पहली एक बड़ी लड़ाई थी जिसमें इन्होंने जीत हासिल की। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक तय करने वाला निर्णय था कि हाँ, कि मतलब अंग्रेज़ों के लिए भारत में शासन स्थापित करना या व्यापार करना उनके लिए आसान हो गया है, उनके लिए दरवाज़ा खुल चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि समाज के बगैर आदमी या तो पशु है या तो भगवान है। ऐसा किसने कहा था? समाज के बगैर आदमी या तो पशु है या भगवान है। अगर समाज नहीं है तो प्लेटो ने कहा, गांधी ने कहा, अरस्तु ने कहा, हेनरी मेनन ने कहा। ये कहा था किसने? अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। तो अरस्तु किसके गुरु थे? तो अरस्तु गुरु की अगर बात करें तो अरस्तु ये गुरु थे सिकंदर के। कौन थे? सिकंदर महान जो उसको ही क्या थे? गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। तो नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? तो है केरल नहीं। ठीक है, केरल में विधान परिषद नहीं है। कहाँ कहाँ पे है? ठीक है, कहाँ कहाँ पे? तो देखो ये 3 तो इसमें होंगे ना, फिर ये है तो यानी कि आपका क्या है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है आपका भाई बिहार। कौन है? बिहार। फिर है तेलंगाना, फिर है कर्नाटक और फिर है आपका महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो अभी इन 6 जगहों पे तो विधान परिषद है। इन 6 जगहों पे तो क्या है? विधान परिषद है। तो यानी कि ये जो 6 राज्य हैं यहाँ पर क्या है? तो ये बाई केमिरल क्या है? बाई केमिरल स्टेट हैं, यानी कि द्विसदनात्मक ये क्या है? स्टेट है। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप को, ओजोन गैस को, या ज्वालामुखी को, या फिर नदियों को? तो इसमें सही आंसर क्या आपका है? ज्वालामुखी। किसे बोलते हैं? ज्वालामुखी। ठीक है, तो ज्वालामुखी ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक क्या चीज़ निकलता है? प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक जलवाष्प निकलता है। जल वाष्प यानी कुल मिला के पानी निकलता है। उसके अलावा
राख भी निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलता है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे उसमें से अन्य गैसें भी निकलती हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी, तो हमारे भारत में देखेंगे, भारत में जो आपका बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह नारकुंडम, जो कि एक क्या सुसुप्त ज्वालामुखी है। दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों कहाँ पे हैं? तो ये दोनों हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर हैं ये, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ओजोन गैस, मतलब ये ओजोन जो है O3, ये क्या ऑक्सीजन का अपर कह सकते हैं, क्या है अपर रूप है, क्या है अपर रूप है। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलने पे ओजोन गैस बन जाता है, ठीक है। ओजोन गैस की अगर बात करते हैं तो इसकी मोटाई किस में मापते हैं? मोटाई जो है ना, ये डॉप्सन यूनिट में मापते हैं, डॉप्सन यूनिट में क्या करते हैं? मापते हैं, ठीक है, मापते हैं। तो ओजोन लेयर कहाँ मिलेगा? ओजोन लेयर कहाँ मिलता है, किस मंडल मिलता है? तो ये मिलेगा समताप मंडल में। कहाँ मिलेगा? समताप मंडल में, यानी कि समताप मंडल में हो गया क्या, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर वाले में मिलेगा आपको। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो हालांकि इसमें सही आंसर क्या आपका है? नेपाल हिमालय, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर नदियों का हम लोग देखें तो ये हम नदी मानते हैं कौन सी भैया? ये है सिंधु नदी। कौन सी है ये? सिंधु नदी। ये मान लो आप कौन सी है? सतलज। क्या है? सतलज। ये मानो कौन सी है आपकी है? तो ये आपकी हो जाएगी काली नदी, यानी कि शारदा। ये मानो कौन सी है आपकी? तीस्ता। कौन सी है? तीस्ता। और ये मानो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र। अब इसी में क्या आपके हिमालय को विभाजन किया। जो सिडनी बुरांड है, सिडनी बुरांड ने हिमालय को नदियों के आधार पर क्या किया? विभाजित किया है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर, तो ये है आपका कौन सा? ये आपको मिल जाएगा पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय हो जाएगा, नेपाल हिमालय हो जाएगा, ठीक है। इधर देखेंगे काली और तीस्ता नदियों के बीच में ना, काली और तीस्ता नदियों के बीच में ये कह रहा है कौन सी है? ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा? पंजाब हिमालय, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? पंजाब हिमालय हो जाएगा। सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय हो जाएगा, ठीक है। कुमायूं हिमालय हो जाएगा। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय हो जाएगा। कौन सा? नेपाल हिमालय। तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में देखा जाएगा तो यहाँ पर असम हिमालय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? असम हिमालय हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको ध्यान रखना कि कौन सा हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है। लोक नृत्य बोहावो बिहू डैश डैश प्रचलित है? असम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो देखो भाई, ये तो बोहागे बिहू जो है वो कहाँ पे है? असम का ही है ना, क्योंकि असम में क्या होता है, जो बिहू लोक नृत्य है ये वर्ष में 3 बार किया जाता है। कितनी बार? 3 बार। उन तीनों में से बोहागो बिहू भी उसी का पार्ट है, बिहू का पार्ट है। जैसे रोंगाली बिहू हो जाता है, बोहागो बिहू हो जाता है, ठीक है। ऐसे किगाली बिहू भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे 4 हैं आपके लोक नृत्य, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, C16 या मीथेन। तो अपर रूप नहीं है तो वो नहीं होगा कौन सा? मीथेन नहीं होगा, मीथेन नहीं होगा, ठीक है।
बाकी ये तीनों क्या हैं, ये तीनों ही कार्बन के अपरूप है। जो हीरा है तो ये तो कार्बन का क्या है, शुद्धतम अपर रूप है ना, ये क्या है, शुद्धतम अपर रूप है हीरा। और हीरा क्या है, सब दुनिया का सबसे कठोर, क्या कहोगे, दुनिया का सबसे कठोर, ये क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। ठीक है, या पदार्थ कह लो, तत्व कह लो, लेकिन धातु तो नहीं कहेंगे क्योंकि हीरा क्या धातु नहीं है। ठीक है, धातु सबसे कठोर कौन सी है, तो प्लेटिनम हो जाएगी। ठीक है, तो हीरा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बच्चों के में कन्फ्यूजन हो सकता है, सवाल गलत भी कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि हीरा जो है ये सबसे कठोर पदार्थ या तत्व है। ठीक है, और ये क्या है भाई, इस ध्यान रखना कि हीरा धातु नहीं है, अधातु है। जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं ना कि दुनिया का सबसे कठोर धातु कौन सी, हीरा नहीं, हीरा नहीं है, हीरा नहीं है। ठीक है, धातु सबसे कठोर हो जाएगी प्लेटिनम। ठीक है ना, अगर धातु की बात करेंगे तो हो जाएगी प्लेटिनम। ठीक है, तो प्लेटिनम क्या है, सबसे कठोर धातु। सबसे अगर कठोर धातु पूछे तो बताना आप प्लेटिनम, कौन होगा, प्लेटिनम। ठीक है, मीथेन तो भाई गैस है भाई, CH4, और ये ग्रीन हाउस गैस है। कैसी है, ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, 56, 110, 252, 256। तो ये दिया गया किसमें, 110 में। किस में दिया गया है, 110 में दिया गया है। क्या, धन विधेयक। तो धन विधेयक कोई है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है ना, धन विधेयक, धन विधेयक जो होगा ये केवल कहाँ पर, लोकसभा में पेश किया जाता है या लाया जाता है। ठीक है, केवल कहाँ पे, लोकसभा में। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेगा, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो निर्णय लेता है कि हाँ कि ये विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो धन विधेयक केवल कहाँ लाया जाएगा, केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, तो 110 में बता सकते हैं आप किसमें धन विधेयक का उल्लेख है। अगला है कि चिकनकारी काम जो एक पारंपरिक फुलकारी कला है, निम्न में से किस जगह पे स्थित है। भाई चिकनकारी लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, मैसूर। तो जो चिकनकारी का काम कहाँ होता है, चिकनकारी का काम कहाँ होता है, तो ये तो हमारे लखनऊ में है। यानी कि जरी, जरदोजी और चिकनकारी जो कपड़ों पे की जाती है, ठीक नहीं, जो कपड़ों पे की जाती है, ये कहाँ की फेमस है, लखनऊ की है। ठीक है, चिकनकारी। उसके अलावा देखो अगर जो बात करेंगे फुलकारी, ठीक है, फुलकारी जो ये कला है ये कहाँ का है, तो कहेंगे ये तो है कहाँ का, पंजाब का है। कहाँ का है, ये है पंजाब का। कलमकारी कहाँ पे है, कलमकारी जो कपड़ों पे की जाती है, कलमकारी जो कला है जो कपड़ों पे की जाती है, ये कहाँ पे है, तो ये है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की है। कौन सी, कलमकारी। ठीक है, कलमकारी। चलो आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था। कुका आंदोलन, रंपा आंदोलन, पाबना आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह। तो इसके लिए सही आंसर क्या है आपका है, तो रंपा आंदोलन। कौन सा है, रंपा आंदोलन। कुका आंदोलन तो जानते ही भाई कि कुका आंदोलन कहाँ चला था, ये चला था पंजाब वाले क्षेत्र में चला था कुका आंदोलन। पाबना आंदोलन कहाँ चला था, ये चला था छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में, यानी कि झारखंड और बिहार वाले क्षेत्र में चला था। बारदोली सत्याग्रह तो ये चला था कब, 1928 में। ठीक है, सरदार पटेल के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। तो इसी वाले आंदोलन में तो जो आपके ये पटेल जी हैं, इनको क्या मिलता, सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है,
अब देखिएगा, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? समुद्रगुप्त की थी। ठीक है, क्या राजेंद्र प्रथम की थी, अमोघ वर्ष की थी, कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की थी? तो पृथिव्या प्रथम ये था समुद्रगुप्त की। ठीक है, अच्छा समुद्रगुप्त को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। इसके अलावा ये संगीत प्रेमी था। ठीक है, ये क्या करता था भाई? वीणा बजाता था, यह बीड़ा बजाने में दक्ष था। ठीक है, ये इसके सिक्कों पे मिलता है बीड़ा, तो ऐसा लगता है कि ये क्या है? संगीत प्रेमी होगा, बीड़ा बजाता होगा ये। ठीक है, समुद्रगुप्त। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त। आगे, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के समय कोई अकाल आयोग गठित नहीं किया गया था? लॉर्ड रॉलिंस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपेन? तो आप देखेंगे वो कौन है? लॉर्ड रिपेन। क्या आपको ये चीज़ पता है कि मतलब भारत में क्या है सबसे मतलब लोकप्रिय जो गवर्नर माना जाता है वो कौन सा? लॉर्ड रिपेन। ये सबसे लोकप्रिय गवर्नर माना जाता है। और सबसे मतलब कह सकते हैं बेकार मतलब अलोकप्रिय गवर्नर वो है, तो वह कौन है? लॉर्ड कर्जन, जिसके समय में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ताना भगत आंदोलन का संबंध किस जनजाति से था? ठीक है, उराव जनजाति, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति या उपरोक्त में से सभी? तो देखो, जो ताना भगत आंदोलन था ये उराव जनजाति से संबंध था, जो शुरुआत हुआ था कब? 1914 में। कब हुआ था? 1914 में स्टार्ट हुआ था। कौन सा? ताना भगत आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला है, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे अपने आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? अमिताभ कांत को, राकेश मोहन को, मोहन चौधरी को या अजय सिंह को? विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे अपना आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो ये है कौन? राकेश मोहन। कौन है? राकेश मोहन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? राकेश मोहन हो जाएंगे। अब देखो, जो ये आपका विश्व बैंक है, विश्व बैंक, तो विश्व बैंक की जो स्थापना है ये 1944 में होगी। कब होगी? 44 में। अपना काम करना शुरू कर देगा 45 में। ठीक है ना, कार्य करना कब शुरू कर देगा? 45 में। तो विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ये कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में है, अमेरिका में। डीसी का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए कि जो विश्व बैंक है ये हालांकि दीर्घकालिक, ये क्या है? दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है ना, जो देश हैं या उनकी परियोजनाओं को करती है दीर्घकालिक, यानी काफ़ी 10 साल 20 साल 50 सालों के लिए लोन देती है ये। तो विश्व बैंक, विश्व बैंक ये क्या करती है? दीर्घकालीन ऋण देती है, ये ऋण देती है। अच्छा, विश्व बैंक को पहले हम लोग कहते थे IBRD। क्या बोलते थे? IBRD। ठीक है ना, क्या बोलते थे? IBRD। इसे पहले हम लोग कहते थे, यानी कि इसे कहते थे इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक क्या होता था? इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इसे पहले कहते थे। ठीक है, IBRD कहते थे। अब विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो भाई भारतीय मूल के ही तो हैं, जिनका नाम क्या है? अजय बंगा। क्या है? अजय बंगा। तो अभी आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया है? राकेश मोहन को नियुक्त किया है। किसको? राकेश मोहन को नियुक्त किया है।
चलिए, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन है? भारत का पहला निजी बैंक कौन है? कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। तो इसमें कौन है? आपका HDFC बैंक है, यानी कि HDFC। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म इसका है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। फुल फॉर्म इसका क्या है? फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है। अब इसका HDFC बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1994 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका क्या है? मुख्यालय। तो इसने अपनी पहली ब्रांच कहाँ पे खोली है? तो ये खोली है लक्षद्वीप में। ठीक है। तो लक्षद्वीप में प्राइवेट बैंक की शाखा पहली बार खुली है किसकी? HDFC बैंक की खुली है। ठीक है। तो ये भी चलो ध्यान रखते हैं हम लोग। अगला देखिए, वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? UAE, ओमान, ईरान, भारत। तो ये कहाँ पे किया गया है? UAE में किया गया है ना, UAE में किया गया है। ध्यान रखिए, UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी। ये क्या इसकी राजधानी है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अभी कोप जो 28 हुआ था ना, वो यही तो हुआ था। कौन सा? कोप 28। ये कहाँ पे हुआ था? दुबई में। ठीक है, ये यहाँ पे हुआ था। लेकिन 2024 वाला कहाँ होगा? वो होगा बाकू, अजरबैजान में, जो कोप 29 होगा। बैलाडीला नामक लौह अयस्क खनन केंद्र किस राज्य में? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा या तमिलनाडु। ठीक है। तो ये देखो, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। तो बैलाडीला जो है ना, ये लोहे की खान है। कैसी है? लोहे की खान है। और कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। यहाँ से जो आपका देखा जाएगा तो हेमेटाइट को जो हेमेटाइट लौह अयस्क है ना, वो निकाला जाता है यहाँ से। ठीक है। क्योंकि लोहे के 4 अयस्क होते हैं। मैग्नेटाइट जो कि सबसे अच्छा होता है, काले रंग का होता है। दूसरा है आपका हेमेटाइट जो कि लाल रंग का है, उससे थोड़ा कम क्वालिटी का मतलब लोहे के अंश के आधार पर इनके क्वालिटी चेक बताई जाती है। तो इसके अलावा अब देखिएगा जरा और भी देख तो भाई कि यहाँ से बात है। एक है मलाज खंड क्षेत्र। मलाज खंड क्षेत्र। तो जो मलाज खंड क्षेत्र है, ये किसके लिए फेमस है? हालांकि ये है तो MP में, और ये किसकी खान है? तो ये तांबे की खान है। किसकी है ये? तांबे की क्या है? खान है। तांबे की ये खान है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने पढ़ रखा होगा एक खान जिसे खेतड़ी की खान सुना हो क्या हमने? खेतड़ी की जो खान है, ये किसके लिए है? तो ये देखो, तांबे के लिए। किसके लिए? तांबे के लिए फेमस है। कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में। राजस्थान में है ये। इसके अलावा आप सुना ज्वार खान। ज्वार खान ये भी फेमस है भाई। किसके लिए? तो यहाँ से तो निकाला जाता है जिंक, यहाँ से निकाला जाता है आपका सीसा। ठीक है, सीसा। इसके अलावा यहाँ से आपका निकाला जाएगा जिंक के मतलब हो गया आपका जस्ता। क्या हो गया? जिंक का मतलब क्या हो गया? जस्ता हो गया। ठीक है। यहाँ से निकाला जाता है चांदी। तो जरूरी नहीं एक खान से एक ही चीज़ निकलेगी। एक खान से 2 या 2 से अधिक भी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। वो तो उपलब्धता के आधार पर देखा जाता है। ठीक है। तमिलनाडु जो है ना, ये धारणा, ये लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक यहीं से निकलता है। लिग्नाइट कोयला, जिसे आप लोग भूरा कोयला कहते हो। क्या कहते हैं? भूरा कोयला कहते हैं। तो भूरा कोयला सबसे अधिक कहाँ पे होता है? ये होता है तमिलनाडु में। ठीक है। लिग्नाइट कोयला, इसे भूरा कोयला भी हम लोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका है पायरोलुसाइट किसका अयस्क है? लेड का, जिंक का, मैग्नीज का या
तांबा का, ठीक है, किसका है बताओ। तो ये आपका हो जाएगा किसका, मैग्नीज सुना होगा, मैग्नीज, ठीक है ना, क्या है मैग्नीज, इसका क्या है ये अयस्क है, ठीक है, इसका अयस्क है, ठीक है। देखिएगा आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, माउंट आबू, नासिक, हैदराबाद, पुणे। तो ये क्या है आंतरिक सुरक्षा अकादमी, ये कहाँ पे, माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ पे है, राजस्थान में है ना। तो भाई ये माउंट आबू है किस पर, तो ये किस पे है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला पर है ये, ठीक है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो है गुरु शिखर, गुरु शिखर। कितनी हाइट है, तो 1722 मीटर की हाइट है इसकी, कितनी है 1722 मीटर की इसकी क्या है हाइट है, ठीक है। चलिए 37 नंबर हो गया आपका, ठीक है। और आज का अब चल रहे हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो कि 38 नंबर का है, ठीक है। लिखा है कि राजकुमार शुक्ल ने किस समस्या की जांच के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया। नील की खेती से किसानों को शोषण, बुरास की ऊंची दर, जातिवाद, उपयुक्त सभी। तो ये तो हमें सभी लोगों को पता है कि समस्या क्या चल रही थी, नील की खेती वाली समस्या चल रही थी, है नहीं। आपने भी देखा था कि क्या कि 1900 कब 1917 में क्या हुआ था कि गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह चलाया था, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा इसी समय गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ठीक है। तो चंपारण में समस्या चल रही थी किसकी, 3 कठिया पद्धति की, ठीक है। 3 कठिया पद्धति, यानी कि 3 कठिया पद्धति में था कि अगर आपको पास खेत है तो आपको 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। किसने, अंग्रेजों ने खेती करना अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। 3 कठिया पद्धति, ये समस्या थी वहाँ पे। तो राजकुमार शुक्ल ये कहाँ मिलने आए थे गांधी जी से, ये मिलने आए थे लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था ना 1916 वाला, जिसमें आपके अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। तो 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसी अधिवेशन में मिलने आए थे राजकुमार शुक्ल किससे, गांधी जी से, अपनी समस्या बताई। और गांधी जी फिर अगले साल जाते हैं कहाँ पर, चंपारण जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसको सफल करते हैं। तो भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था, चंपारण सत्याग्रह पहला था, और ये सफल भी हुआ, ठीक है। और यहीं से वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में उभर के आते हैं, ठीक है। और फिर एक काफ़ी ज़्यादा योगदान, कई सारे आंदोलनों को चलाए और भारत की समस्याओं को भाई समाप्त किया। तो चलो देखते हैं आज ये अब हो गया क्या आपका, ये 38 क्वेश्चन थे यूपीपी एग्ज़ाम के हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।